हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का है लेक्चर। और अब तक आपने 2 लेक्चरों को क्लियर किया, जिसमें हमने इन 2 टॉपिक्स को देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका शोध के चरण का ही एक टॉपिक हो जाएगा, परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे, क्योंकि शोध के चरण से जो प्रश्न आते हैं वो या तो आपका उनके स्टेप्स का नाम दे देता है। इसको हमने करा भी दिया आपको कि किस तरह से यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ इसमें हाइपोथेसिस से भी प्रश्न पूछता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। तो जैसे ज़्यादातर जो आपके प्रश्न आए हैं वो आया है नल हाइपोथेसिस से। तो आगे हम लोग इन बातों पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक है सैम्पलिंग, जिसे प्रतिदर्श या नमूना या न्यादर्श भी कहा जाता है। सैम्पलिंग का ये जो टॉपिक है ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपका ज्योग्राफी जो पेपर है वहाँ पे भी, और साथ ही साथ जब आप पीएचडी के लिए कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे, एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपके लिए यूज़फुल है ये। यहाँ तक कि जेएनयू का जो एग्ज़ाम होता है पीएचडी का, वहाँ पे भी आपका ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ जैसे डीयू हो गया या बीएचयू वगैरह में तो आपका मान लीजिए डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पे अब जो है नेट और जेआरएफ दोनों के लिए एग्ज़ाम होता है। यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, चाहे आप नेट हो चाहे जेआरएफ हो, तो दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों लोगों का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। समझ में आई बात? चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो, चाहे आप ओरली जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो सभी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम रखा है। एक प्रकार से ये पारदर्शिता भी अवेलेबल कराता है। पारदर्शिता कैसे यहाँ पे हो जाती है कि जो आपका जो सबसे ज़्यादा सेटिंग होती है पीएचडी एंट्रेंस में, वो आपका इसी से रिलेटेड होता है डायरेक्ट इंटरव्यू में। तो आप अगर स्कोर अच्छा करे रहेंगे रिटन में, तो इंटरव्यू में कम भी मिलेगा, तब भी आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। तो ये हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही बात है, लेकिन थोड़ा सा अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च का हम लोग टॉपिक देखेंगे, आपके पूरे जो जब भी आप रिसर्च पेपर या कोई भी सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट करने जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहेंगे, तो वहाँ पे इनको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इसके आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट नहीं होना है। इंटरव्यू में भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सैम्पलिंग से और हाइपोथेसिस से, यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है अभी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपोथेसिस की मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सके। यानी कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का यदि आप लॉजिकली सॉल्यूशन निकाल पाएँ, तो वो आपका क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है। 2 शब्द से बना है, परि और कल्पना से। परि का मतलब होता है परितः यानी चारों ओर, कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना, अर्थात कि परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करना है। इस प्रकार समस्या के चयन के बाद परिकल्पना अनुसंधान का दूसरा भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो परिकल्पना से पहले आपने क्या देखा था, समस्या का चयन करना। आपको हमने स्टेप्स बताए ही थे। सबसे पहला था समस्या का निर्धारण। शोध के चरण की बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी समस्या है, पहले उसका चयन करना है कि समस्या क्या है, फिर उसके बाद आपका परिकल्पना निर्माण था, ठीक। फिर उसके बाद क्या था, शोध प्रारूप या रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन। चौथा चरण क्या था, डेटा कलेक्शन, डाटा संग्रह। पांचवा क्या था, तो पांचवा था आपका डेटा एनालिसिस। डेटा
एनालिसिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं। ये शोध के चरण की बात मैं कर रहा हूँ। 6 महत्वपूर्ण चरणों को हमने बताया था आपको, 5 हो गया। छठा क्या है? छठा जो है आपका वो है कंक्लूज़न या शोध लेखन, आप कह सकते हैं शोध लेखन, शोध लेखन या निष्कर्ष या परिणाम, ये लास्ट वाला स्टेप है। तो इसी तरह से आपका एग्जाम में स्टेप दे देगा, पूछेगा कौन सा संबंधित है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कलिंजर महोदय का मानना है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन होता है। परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करती है। परिकल्पना के महत्व की बात कर लें कि हमारे रिसर्च में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो वान डेलन है, इन्होंने बताया है कि परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है। परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य मजबूत कड़ी होती है और यह समस्या को समाधान तक पहुंचाती ही है। परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। परिकल्पना के द्वारा अनुसंधान की संपूर्ण कार्यरेखा संबंधित है। परिकल्पना डेटा के कलेक्शन का भी आधार प्रस्तुत करती है, यानी डेटा संकलन के लिए हाइपोथेसिस होनी चाहिए। इसमें नवीन अनुसंधान के भी मार्ग उपलब्ध ये कराती है। परिकल्पना समुचित और प्रभावी उपकरणों के चयन में भी सहायक होती है। इसकी प्रकृति की बात करें तो किसी परिकल्पना की प्रकृति निम्न रूपों में हो सकती है। एक कि यह परिकल्पना जो भी आपने किया है, हाइपोथेसिस है, ये आपका परीक्षण योग्य होनी चाहिए। संदर्भ बिंदु क्रियात्मक, प्रत्यात्मक और घोषणात्मक होने चाहिए, जो भी आपने रेफरेंस लिया है। चरों के मध्य कार्य कारण संबंध होने चाहिए। शोध प्रश्नों का इसमें स्पष्ट उत्तर भी मिलना चाहिए। हाइपोथेसिस में जो भी शोध प्रश्न है उसके एग्जैक्ट आंसर मिलने चाहिए। सत्यभाषी और तर्क युक्त होनी चाहिए है जो आपका हाइपोथेसिस है। सामान्य से विशिष्ट और विस्तृत से सीमित की ओर इसमें संकेत होना चाहिए, यानी कि जो हाइपोथेसिस उसमें क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट का तात्पर्य यह है कि शोध समस्या से शोध लेखन तक, विशिष्ट यानी निष्कर्ष। जो आप शोध करते हैं तो उसमें शुरू में आपको एक स्पेशल यानी सामान्य जनरलाइजेशन रहता है। जैसे जैसे आप स्टेप्स ऑफ रिसर्च को फॉलो करते आते हैं तो लास्ट में जब आप सबमिट करते हैं तो ये आपका एक स्पेसिफिक थीसिस हो जाती है, स्पेसिफिक आपका रिसर्च हो जाता है। विस्तृत से सीमित की ओर भी से आप कह सकते हैं कि एक बार शुरुआत जब आप रिसर्च की करते हैं पीएचडी की तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान देते हुए एक निश्चित पॉइंट पे या निश्चित सीमितता की ओर पहुंचते हैं। भविष्योन्मुख होना चाहिए, ऐसे शोध प्रश्नों का भी स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए, हमने देख लिया। परिकल्पना के स्रोत क्या हो सकते हैं, क्या इसके सोर्स हैं? विज्ञान है, संस्कृति है, व्यक्तिगत अनुभव है, रचनात्मक चिंतन होता है इसमें, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, पूर्व में हुए अनुसंधान को भी इसमें देखा जाता है। कोई भी हाइपोथेसिस आपको बनानी है तो उस व्यक्ति का अनुभव, रचनात्मक चिंतन, साथ ही साथ परिचर्चा करके जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे आप परिचर्चा करेंगे। जो भी रिसर्च हुए थे पहले तो उस पर आप ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके परिकल्पना में परिवर्तन देखा जाएगा। समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। अगला है कि जो प्रकार हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब आपने प्रकृति देख लिया, महत्व देख लिया, ठीक, प्रकार देख लेते हैं। प्रकार से पहले इसकी विशेषताओं की भी बात कर लिया जाए, क्या विशेषता है। तो ये जो आपका रिसर्च होती है, परिकल्पना होती है, शाब्दिक अस्पष्टता इसमें होती है। शाब्दिक अस्पष्टता, ये देखिए आपका नोट्स में नहीं है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपका विशेषता होती है हाइपोथेसिस की कि यह मितव्ययी होना चाहिए, मतलब कम खर्च में। सिद्धांत और तथ्य या नियम या अवधारणा से इसे मुक्त होना चाहिए हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस निगमनात्मक चिंतन पर हो, निगमनात्मक चिंतन पे आधारित होना चाहिए।
राइट। नेक्स्ट आइए प्रकार की बात कर लें। तो प्रकार आपका विभिन्न आधारों पे डिवाइड किया जाता है। चरों की संख्या के आधार पे प्रकार, चरों के विशेष संबंध के आधार पे प्रकार, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादातर यहीं से आए हैं। आइए यहाँ पे कुछ और दिया गया है परिकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में, इसकी परिभाषाओं के बारे में। इसको समझने के लिए यदि मान लीजिए आपको हिंदी उतना ज़्यादा नहीं समझ में आती तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश के भी हमने ये अवेलेबल कराए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके एक बार और व्याख्या कर लिया जाए कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन से परिकल्पना शोध का एक आवश्यक अंग है। अभी हमने आपको बताया ना कि पूर्व अनुसंधान जो हुए हैं उस पर ध्यान देना, ये इसकी प्रकृति को निर्धारित करता है। इसके अभाव में शोध कार्य का उद्देश्य जो है अधूरा रह जाता है। परिकल्पना के बिना परिकल्पना से आशय उस कथन से होता है जो सिद्ध होने पर सिद्धांत के रूप में बदल जाता है। परिकल्पना को आंग्ल भाषा में हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ हाइपो का मतलब होता है संभावित और थेसिस से मतलब होता है समाधान। समझ में आई बात? आपने हिंदी में भी देखा, यहाँ पे देखिए हमने आपको हिंदी में बताया कि परिकल्पना का मतलब क्या होता है, चारों ओर चिंतन। अब वहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है। अब इसमें हाइपो का मतलब क्या हो गया, संभावित। थेसिस का मतलब समाधान। संभावित समाधान को ही परिकल्पना कहा जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। परिकल्पना की सटीक परिभाषा समस्या का निराकरण के लिए सुझाया गया तत्कालिक समाधान या सिद्धांत। संभावित समाधान ही परिकल्पना है जिसे सामान्य रूप में सुझाया गया उत्तर कहा जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज द हाइपोथेसिस दैट कैन बी कॉल्ड द सजेस्टेड आंसर इन जनरल। इसके प्रकारों की बात हम लोग कर रहे थे, तो हमने 3 आधारों पे प्रकार बताया था। तो चरों की संख्या के आधार पे 2 टाइप को इसे डिवाइड किया जाता है, सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। यानी साधारण जो परिकल्पना होगी जटिल। चरों के विशेष संबंध के आधार पे इसे 2 भागों में डिवाइड किए हैं मैक्यूगन महोदय ने। पूछा गया प्रश्न है ये, मैक्यूगन ने इसका कितने भागों में डिवाइड किया, तो 2 भागों में डिवाइड किया मैक्यूगन ने। एक आपका यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है, दूसरा एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस यानी अस्तित्वात्मक परिकल्पना। और इसमें देखिए विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका है शोध परिकल्पना यानी रिसर्च हाइपोथेसिस, दूसरा है नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना, तीसरा है सांख्यिकी परिकल्पना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस की जगह जीरो हाइपोथेसिस क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे नल का मतलब शून्य, शून्य का मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच को दे रहा है, और ये चूँकि जर्मनी से लिया गया वर्ड्स था। ठीक, तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब एक एक करके हम लोग डिटेल लाइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है चरों की संख्या के आधार पे, यानी सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। सिंपल हाइपोथेसिस में हम लोग जानते हैं कि जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 हो और इन्हीं 2 चरों के बीच संबंधों को देखा जाए। बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ सीखना और पुरस्कार 2 चर हो गए जिनके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा भी की गई है। उदाहरण भी दे दिया है कि बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ से सीखना और पुरस्कार 2 चर हुए कि सीखने में किसका प्रभाव पड़ता है, पुरस्कार का। पुरस्कार का प्रभाव किस पे पड़ता है, सीखने से। तो ये 2 चर हो गए, इन्हीं दोनों के बीच विशेष संबंध की चर्चा की गई है। अगला है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल। इसमें क्या है कि 2 से अधिक चर होते हैं और उनके बीच जो आपसी संबंध होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे अंग्रेजी माध्यम से निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों का व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धि के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, निम्न उच्च उपलब्धि स्तर और व्यक्तित्व 3 प्रकार के चर सम्मिलित हैं। ठीक। अगला है चरों के विशेष संबंध के आधार पर मैक्यूगन ने 2 भाग में किया, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक या अस्तित्वात्मक या
एग्जिस्टेंशियल। MC मैक्यूगन 1990 में इन्होंने ये बात किया था। आइए एक एक करके इसमें देख लेते हैं। यूनिवर्सल की बात कर लें। यूनिवर्सल या सार्वत्रिक हाइपोथेसिस में है कि ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त हो, यानी कि जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे आपका, तो इसमें बात किया गया जो सभी क्षेत्र में सभी समय में समान रूप से व्याप्त हो। इस परिकल्पना का स्वरूप ऐसा हो जो निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखे। पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में इसमें तेजी आती है। यह एक ऐसी परिकल्पना जिसमें बताया गया कि संबंध अधिकांश परिस्थितियों में लागू होता है। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हुआ। अगला है जो आपका वो है इसेंशियल, एग्जिस्टेंशियल। तो इसमें क्या होता है कि यदि व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। तो ये अस्तित्वात्मक जो परिकल्पना सभी व्यक्तियों के लिए तो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति की परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है पुरस्कार की बजाय दंड से सीखता है। समझ में आई बात कि सभी तो पुरस्कार से सीख लेते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो दंड से सीखता है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस हो गई। अगला विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पे, तो 3 परिकल्पना, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परिकल्पना का दूसरा नाम है कार्यरूप परिकल्पना। याद रखिएगा इसको, क्या नाम है? कार्यरूप परिकल्पना। यह परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है या प्रेरित होती है। शोधकर्ता इस परिकल्पना की उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है तथा उसकी यह आशा होती है कि उसकी यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हो। उदाहरण के लिए बात करें तो इसमें करके सीखने के सिद्धांत पर यह परिकल्पना आधारित होती है और इसमें करके सीखने से प्राप्त अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है और अधिक समय तक टिकता है। समझ में आई बात कि मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ें, कोई थ्योरी पढ़ें, अब उस थ्योरी का आप प्रयोगशाला में प्रयोग करिए तो वो चीज़ें जो आप जितना आपको याद रहेगी उतना थ्योरी रट्टा मारने से नहीं रहेगी। यानी ये आपका शोध या रिसर्च यही होता है। इसी की एक हाइपोथेसिस ये बना दी गई है कि करके सीखना। इसके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने और एक्स्ट्रा भी चीज़ें लिखी हैं। एक आपका होता है नॉन डायरेक्शनल, एक होता है डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है। सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है। यहाँ पे जो परिकल्पना है इसमें बात किया गया कि लंबाई में अंतर किससे कम या किससे ज़्यादा इस ओर संकेत नहीं किया गया, यानी कि केवल अंतर है। अंकिता और सुमन की लंबाई में केवल अंतर है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कौन बड़ी है कौन छोटी। डायरेक्शनल की बात करें तो इसमें इसी एग्जांपल को देख लीजिए थोड़ा सा चेंज करके कि सुमन की लंबाई अंकिता से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पे एक दूसरे के अंतर को स्पष्ट कर दिया गया कि सुमन की लंबाई अंकिता से कम है, यानी अंकिता ज़्यादा बड़ी है, सुमन ज़्यादा उससे छोटी है। तो यहाँ पे एक प्रकार से दिशा का निर्धारण हुआ। ठीक, तो ये आपका डायरेक्शनल हो गया। अगला है नल हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना में क्या होता है कि जो अनुसंधान करता है वह चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का इसमें उल्लेख करता है, यानी कि जो भी चर यहाँ पे दिए गए उनके बीच कोई अंतर नहीं है। इसमें एनोवा परीक्षण है। ये प्रश्न पूछा गया है कि एनोवा परीक्षण किससे संबंधित है, तो नल हाइपोथेसिस से है। इसको इंग्लिश में भी लिख के पूछेगा इस तरह से। इसमें चरों की कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसमें जो भी चर होते हैं वो समान होते हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं देखा जाता। अगला है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे आप समझ सकते हैं। गणित के छात्रों का IQ
हिंदी के छात्रों के IQ में कोई अंतर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गई, क्योंकि इनके बीच कोई अंतर की बात नहीं किया है। दूसरा देख लीजिए कि एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का एक समान प्रदर्शन रहा, यानी कि जो भी पुरुष भी भाग लिए, जो महिलाएं भाग ली, उसमें सभी का, दोनों का जो प्रदर्शन रहा वो सामान्य रूप से समान रहा। तो ये क्या हो गई, आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। शून्य शोध परिकल्पना, ये आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस उसका ठीक उल्टा होता है, ठीक विपरीत होता है। इस परिकल्पना के माध्यम से चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख होता है। शोध परिकल्पना यह बताती है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बताती है कि व्यक्ति क्या करता है कि सूझ के द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। अब यही जो शून्य परिकल्पना उसकी बात करें तो व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा, सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता। तो ये जो आपका ठीक उल्टा होता है रिसर्च हाइपोथेसिस का, जो नल हाइपोथेसिस है। और इसमें जो भी चर हैं उसके बीच कोई अंतर नहीं होता, इसका हमने डिस्कशन कर ही दिया आपसे। अब आते हैं यहाँ पे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात कर लें। इसमें देखिए आपका कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हम बता दे रहे हैं आपको। H1 पूछा है, H0 पूछा है, X पूछा है कि किसको प्रदर्शित करते हैं। तो जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना क्या होती है, सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना अथवा सांख्यिकीय परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करने के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शोध परिकल्पना के लिए H1, शून्य परिकल्पना के लिए H0 और माध्य के लिए X का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे शोध परिकल्पना की बात हुई है। H1 नल हाइपोथेसिस को H0, माध्य के लिए X का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला है जो हमारा है वो है अनुसंधान का विकल्प या शोध डिजाइन। अनुसंधान अभिकल्प या शोध डिजाइन की बात करें तो ये आपका एक प्रकार से योजना यानी प्लान बना के इसमें कार्य किया जाता है, प्लान बना के कार्य किया जाता है। कलिंजर महोदय कहते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना, संरचना तथा व्यू है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त किया जाता है या चरत्व पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य होता है कि अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों व समस्याओं के उत्तर व समाधान ढूंढना, यानी परिकल्पना जो की जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे समस्या समाधान ढूंढना। अनुसंधान द्वारा संभावित त्रुटियों पर नियंत्रण किया जाता है, जिसमें उद्देश्य के निष्कर्ष या अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और वैध हों, इसीलिए इसका यूज किया जाता है, शोध डिज़ाइन की जाती है। अगला है सैम्पलिंग। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आपके परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ये सैम्पलिंग जो है आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगा, क्योंकि जब भी आप कहीं भी रिसर्च करने जाएंगे तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जो रिसर्च जब PhD आप करते हैं तो उसमें 6 मंथ का एक कोर्स होता है जो रिसर्च के लिए कराया जाता है, ये कंपलसरी होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में होती है। और साथ ही साथ जब आप थीसिस लिखेंगे तो वहाँ पे आपका सैम्पलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सैम्पलिंग और मेथड ऑफ रिसर्च ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सैम्पलिंग है ये यूज किया जाता है जनसंख्या के लिए ज़्यादातर, या कहीं भी कोई आंकड़े हो गए, ज़रूरी नहीं कि केवल जनसंख्या ही रहे। कोई मान लीजिए आपको वनस्पतियों का नमूना लेना है तो, या फिर आप रिसर्च फील्ड में गए हैं वहाँ से कोई इस तरह से सैंपल लेना है जिस पे
एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक जनसंख्या का वही एक माध्यम मान के उसी पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो उसी के माध्यम से आप कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे अप्लाई करके सैम्पलिंग कर सकते हैं। जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाइयों को के समूह को प्रतिदर्श, नमूना या न्यायादर्श कहते हैं। यानी कि कोई भी एक साथ है, जनसंख्या हो गया या वनस्पतियों का समूह हो गया, तो ये सभी एक साथ हैं। यहाँ से एक निश्चित विधि को अप्लाई करके कुछ का यहाँ पे चुनाव कर लिया जाए। जब कुछ का चुनाव कर लिया जाता है तो इन्हीं इकाइयों को, जो ये चुने गए होते हैं या इनके समूह को प्रतिदर्श, नमूना या न्यायादर्श कहते हैं। नमूने के आकार में वृद्धि होने से नमूना लेने में गलती हो जाती है। ये देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो सैंपल या नमूने में त्रुटि कब होती है, जब उसके आकार में वृद्धि होती है। यानी जब बड़ा आकार रहेगा तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो सैंपल लेने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सैंपल, मान लीजिए एक बृहद स्तर की बात करें तो यहाँ पे आप कितनी जगह से सैंपल लेंगे। मान लीजिए एक जगह से लिए आप सैंपल, तो यहाँ पे एक एरिया डिवाइड आप करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिल जाए, तो भिन्नता की वजह से यहाँ पे त्रुटि हो सकती है। अगला है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिदर्श के प्रकार। तो यहाँ पे आप प्रतिदर्श को भूल जाइए, सैम्पलिंग ही याद रखिए। आसान सा टर्म है, हिंदी हो या इंग्लिश हो सभी के लिए यूज किया जाता है, और यदि इंग्लिश में हिंदी में आप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। व्यवहारिक शोधों में प्रयुक्त होने वाले सैम्पलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है संभाविता प्रतिदर्श, दूसरा असंभावित प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हो गया साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसको दो पार्ट में, दो विधियों से हम लोग देखते हैं, लॉटरी विधि और यादृच्छिक संख्या सारणी विधि, यानी स्ट्रैटिफाइड रैंडम टेबल मेथड। आगे हम लोग इसका डिटेल करेंगे, अभी केवल नाम देख लीजिए। दूसरा है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तीसरा है समूह या गुच्छ प्रतिदर्श यानी क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक, नॉन प्रोबेबिलिटी 5 टाइप की यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका एक है कोटा सैम्पलिंग यानी कोटा प्रतिदर्श। दूसरा है यहाँ पे आपका एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैम्पलिंग, आकस्मिक प्रतिदर्श। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श या पर्पसिव सैम्पलिंग। चौथा है क्रमबद्ध प्रतिदर्श यानी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। पांचवा हिमकंदुक प्रतिदर्श या स्नोबॉल सैम्पलिंग। आइए सभी का यहाँ पे हम लोग डिटेल करते हैं एक एक करके। जो संभाविता प्रतिदर्श है इसकी बात करें तो इसमें है कि जो भी सैम्पलिंग की प्लानिंग है या प्रतिदर्श की योजना है, उसमें जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की जो संभावना ज्ञात हो, वही आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अर्थात कि जनसंख्या जिस प्रतिदर्श या जिसमें जनसंख्या के सदस्यों के सैंपल के रूप में सम्मिलित किए जाने की पॉसिबिलिटी हो। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हमने बताया आपको। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि यानी साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श में इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर रहती है। यानी सिंपल यादृच्छिक यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कि जो जनसंख्या के सभी सदस्य हैं सभी के सैंपल सम्मिलित किए जाने की संभावना रहती है। किसी एक सदस्य का चयन दूसरे को बाधित या प्रभावित नहीं करता। मान लीजिए एक व्यक्ति का चयन हो गया तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे का ना हो। इसमें इकाइयों का चयन संयोगिक और यांत्रिक क्रिया द्वारा किया जाता है। इसकी 2 विधियाँ होती हैं, एक आपका लॉटरी मेथड, दूसरा स्ट्रैटिफाइड रैंडम टेबल मेथड। लॉटरी में क्या होता है, इसका प्रयोग दृक्षीकरण या रैंडमाइजेशन या रैंडमनेस या बेतरतीब ग्रहण के लिए किया जाता है। यानी कि
लॉटरी विधि में कुछ भी यहाँ पे दे दिया जाए, आप इसी से कोई एक चुनाव कर लीजिए। ठीक, जैसे लॉटरी निकाली जाती है आप एक प्रकार से देख सकते हैं। अगला है स्ट्रेटिफाइड रैंडम टेबल मेथड, यादृच्छिक संख्या सारणी विधि। इसका प्रयोग चयनित नमूने के आकार में वृद्धि होने तथा समष्टि के से अधिक विस्तारित होने पर किया जाता है। यानी मान लीजिए नमूना या जो भी सैंपल है उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, तब वहाँ पे आपका ये टेबल मेथड का यूज किया जाएगा। अलग अलग सारणी बना के उसमें अलग अलग डेटा को दर्शाया जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आइए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसमें क्या है कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो पाए, इसके लिए वह अन्य कारणों से जनसंख्या को कभी कभी क्रमबद्ध स्तरों में डिवाइड कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात कि स्तरों में जब वर्गीकरण किया जाए सैंपल्स का तो आपका स्तरीकृत के अंतर्गत आएगा। सभी स्तर की इकाइयों का ढांचा तैयार किया जाता है इसमें, और सभी स्तर पर ढांचे को बनाने के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो यह विधि आपका सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला है कि गुच्छ या समूह प्रतिदर्श, क्लस्टर सैंपलिंग। कभी कभी नमूने की इकाइयाँ चर की प्राकृतिक इकाइयाँ न होकर उनके स्वाभाविक समूह या गुच्छे होते हैं। अर्थात कि जो आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपने देखा कि उसमें अलग अलग स्तरों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी या वर्गीकरण कर रहे हैं, गांव का वर्गीकरण कर रहे हैं या सुविधाओं का वर्गीकरण कर रहे हैं कि इन सुविधाओं में या इस स्तर में ये सुविधाएं दी जाएंगी या इस स्तर में ये लोग शामिल रहेंगे। शैक्षणिक स्तर में भी डिवाइडेशन होता है कि मान लीजिए जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या अंडर ग्रेजुएट हैं, इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, अलग अलग स्तरों पर डिवाइड किया गया। तो उसी तरह से समूह की बात की जा रही है कि इसमें जो भी चर हैं उनको प्राकृतिक इकाई न मान के उनका स्वाभाविक एक समूह गुच्छे के रूप में हो। इस विधि में गुच्छे या समूह का इकाई के रूप में एक ढांचा बना लिया जाता है। यदि इकाइयाँ आवश्यकता से अधिक होती हैं तो आवश्यक इकाइयों का चयन इस विधि में किया जाता है। मान लीजिए इकाई एक लिमिट में हो तो आप स्तरीकृत भी कर सकते हैं, लेकिन जब ढेर सारी इकाइयाँ होती तब वहाँ पे आपका ग्रुप या क्लस्टर सैंपलिंग यूज किया जाता है। इसे सब सैंपलिंग भी कहते हैं। इसको जब इकाई तक पहुंचने का व्यय अधिक एवं इकाई के अध्ययन का व्यय कम होता है तब प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात कि जब भी कोई इकाई तक पहुंचने का व्यय अधिक हो या इकाई के अध्ययन का व्यय कम होता है तब आपका ये क्लस्टर सैंपलिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए जो भी सैंपलिंग की जा रही है तो इस प्रतिदर्श परियोजना में क्या होगा कि जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। समझ में आई बात कि जो भी प्रतिदर्श है आपका सैंपल ले रहे हैं उसमें सभी सदस्यों के शामिल होने की संभावना नहीं होती है या ज्ञात ही नहीं होती कितने होंगे कितने नहीं होंगे। इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार और इच्छा अनुसार सदस्यों का चयन करता है और उसे सैंपल के अंतर्गत शामिल करता है। इसे कम समय, कम धन और कम श्रम में आसानी से तैयार किया जा सकता है और इसमें जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया जाता। इसका ये अवगुण होता है। राइट। अब यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स हैं। कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका एक प्रकार से ये स्ट्रेटिफाइड की ही तरह है, यानी कि आपका स्तरीकृत की ही तरह है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें जो भी अनुसंधान करता है ये प्रत्येक स्तर या कोटा या अंश में इकाइयों का चयन अपने अकॉर्डिंग करता है। समझ में आई बात, जबकि उसमें अपने अकॉर्डिंग नहीं होता था। अगला है आकस्मिक प्रतिदर्श या इंसिडेंशियल या आपका एक्सीडेंटल
सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। इसमें प्रतिदर्श में या इस सैंपल में क्या होता है कि जो भी अनुसंधान करता है वह अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधापूर्वक वहाँ पे ले लेता है और वो उपलब्ध हो जाती है। और अगला है कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। इसमें क्या है कि अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिससे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व समझता है। पूर्व ज्ञान की बात आई तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। अगला है सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ऐसी प्रतिदर्श योजना जिसमें रैंडमनेस यानी कि यादृच्छिकरण के गुण हों तथा साथ ही साथ इसमें असंभाविताशील गुण भी उपलब्ध हों तो उसमें उपस्थित हों तो उसे क्रमबद्ध प्रतिदर्श परियोजना कहते हैं। इसमें व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करके उनका समूह तैयार करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक निश्चित क्रम को डिवाइड कर दिया जाता है कि चौथे क्रम, पाँचवें क्रम या छठें क्रम का जो भी एक क्रम निर्धारित कर दिया जाता है उसके क्रम को वहाँ पे सैंपल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह तकनीक सीमित जनसंख्या के लिए अपनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है हिमकंदुक प्रतिदर्श। इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता उस समय करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी स्नोबॉल सैंपलिंग में जब कोई रिसर्चर किसी व्यक्तियों के बीच उनके बीच जो औपचारिक संबंध है उसके अलावा अनौपचारिक सामाजिक संबंध का अध्ययन करे तब वहाँ पे स्नोबॉल का यूज करता है। यह स्वरूप समाजमितीय पर आधारित होता है। इसमें सभी व्यक्ति को बताना जरूरी होता है कि वह सूचना को कहाँ से प्राप्त कर रहा है। इसमें अंतः क्रिया का प्रतिरूप पता चलता है। अगला इसकी त्रुटियों की बात कर ली जाए तो इसमें त्रुटियां जो होती हैं वो सामाजिक और व्यवहारिक अनुसंधानों में सदैव प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं। इन त्रुटियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1 है आपका यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर्स। अगला है सुव्यवस्थित त्रुटि या सिस्टमेटिक एरर्स, प्रतिदर्श त्रुटि या सैंपलिंग एरर और मापन की त्रुटियाँ या एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक, ये सभी त्रुटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला वो होगा मेथड ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जहाँ भी आपको न समझ में आए कमेंट में बताइएगा। और देखिए ये जो सैम्पलिंग वगैरह है ये एक बार में नहीं आपको समझ में आएगी, हाइपोथेसिस वगैरह इसको कम से कम 1 से 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देखिए और इसका हम आपको PDF भी अवेलेबल करा देंगे जस्ट इसके बाद। ठीक, आप लोग वीडियो सभी लोग देख लीजिएगा। रात 9 बजे या 10 बजे के ऑलमोस्ट जो है PDF दे दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।